नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, और इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में 101 नंबर प्रश्न तक का सलूशन कर लिया है। आज हम देखने वाले हैं 102 नंबर प्रश्न के सलूशन से। तो चलिए शुरू करते हैं। 102 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 102 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है 17 के पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। यानी कह रहा है 17 के पावर 200 है, इसको 18 से भाग देना है तो शेषफल क्या होगा, ये चीज़ करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। वैसे आपको ट्रिक बहुत सारे लोग बताते हैं, इसको डायरेक्टली ट्रिक बताते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम ट्रिक नहीं सीखेंगे, हम बेसिक को देखते हुए भी ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, 2-3 फार्मूले हैं जिसको आप याद रखिएगा। इस टाइप के जितने भी शेषफल से प्रमेय संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे सब आप हल कर सकते हैं। एक तो आपका बनता है कि मान लीजिए कोई भी संख्या x है, उसका पावर कुछ भी है, उसमें से अगर 1 घटा देते हैं तो ये संख्या हमेशा क्या होती है, x माइनस 1 से क्या हो जाती है, पूर्णतः विभक्त हो जाती है। जब वो विभक्त हो जाएगी तो ये इसका शून्य हो जाएगा शेषफल। ठीक है, यानी ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगी तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा, शून्य होगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे m जो होगा ना, वो सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी होना क्या चाहिए हमारे पास, वो जो संख्या है उसके पावर में सम हो या विषम हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो संख्या से अगर एक कम संख्या से भाग दिया जा रहा है उस टोटल में, तो वो पूर्णतः विभक्त हो जाती है, और इस प्रकार से शेष जो बचता है वो 0 बचता है। तो ये प्रमेय आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा प्रमेय आता है कि x के पावर m कोई संख्या है और इसमें 1 जोड़ दिया जाता है, तो ये संख्या क्या होता है, हमेशा 1 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है। इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में भी शेष आपका 0 हो जाता है, यानी पूर्णतः विभक्त हो जाएगा तो शेष 0 हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे m जो होगा ना, वो केवल विषम होगा। m क्या हो जाएगा, केवल विषम होगा। लेकिन फिर तो अगर सम आ जाए तो उस स्थिति में क्या होता है, तो सम आ जाता है तो उस स्थिति में हमेशा ध्यान रखिएगा, उसके लिए प्रमेय होता है x के पावर m माइनस का 1 जो होगा, ये टोटल विभक्त हो जाएगा x प्लस 1 से, और यहाँ पे क्या होगा, केवल सम होगा तब। ये ध्यान रखना है, पावर में अगर सम है तो इसके x के पावर m माइनस 1 ये हमेशा विभक्त होगा x प्लस 1 से, मतलब यहाँ जो संख्या होगी उससे अधिक एक संख्या से ये विभक्त हो जाए अगर सम है तो। अगर विषम है तो इससे एक अधिक वाला में ये फॉर्मूला लग जाएगा, और इस स्थिति में भी शेष हमारा क्या हो जाएगा, इस स्थिति में भी शेष हमारा शून्य हो जाएगा। तो ये 3 फार्मूला है जिसके माध्यम से आप जितने भी प्रश्न आएंगे सबको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो 102 नंबर में अब हम देखेंगे कि प्रमेय कौन सा लगेगा। यहाँ पे हमें ये देखना है, इसमें 102 नंबर जो क्वेश्चन है 17 और 1 18 है, मतलब ये इसको हम x मान लेते हैं तो x प्लस 1 ये फॉर्म है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और ये पावर को पहले देखेंगे कि पावर क्या है भैया, सम है। पावर हमारा सम है और ये क्या है, एक अधिक है इससे, तो ये हम क्या करेंगे, पावर सम है और एक अधिक है इससे। ठीक है, इससे ये एक अधिक है तो ये हमारा नियम लगेगा, और इस नियम के तहत हम इसको इस फॉर्म में लगाकर सेट कर देंगे। तो ये सेट करेंगे तो 17 के पावर 200 लिख देंगे, 17 का पावर 200। अब और इसमें से हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को निर्माण करेंगे। तो इसमें से अगर हम एक घटा लेते हैं, इसमें से एक घटा लेते हैं, बटा में हम क्या कर देंगे, x प्लस 1, यानी x प्लस 1 का है तो 17 प्लस 1 कर देंगे तो 18 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। और एक घटाए हैं तो इसमें एक तो जोड़ना पड़ेगा, तभी तो इसका मान इतने के बराबर होगा। देखिए इसमें होता क्या है कि इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, मान चेंज नहीं हो सकता है। तो ये फॉर्म हमारा चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा तो मान उतना ही है, लेकिन फॉर्म इसका अलग हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 17 के पावर 200 माइनस 1 कर देंगे, अब बटा 18 कर देंगे, या फिर 17 प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, और प्लस कर देते हैं यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, 1 बटा इसको अलग खंडित कर देंगे तो 17 प्लस 1 लिख सकते हैं यहाँ भी, या इसको हम 18 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कोई फॉर्म देखने वाली बात नहीं है, यहाँ फॉर्म देखना है। इस फॉर्म में हमें बता देना है, क्योंकि यहाँ सम संख्या है तो यहाँ पे हमें ये काम करना पड़ेगा। अब देखिए ये टोटल का टोटल इस रूप का बन गया है, तो इस रूप का जब भी बनता है तो उसका शेषफल हमेशा शून्य हो जाता है। तो शेषफल हमारा क्या होगा, इसका 0 हो जाएगा। और इसके शेषफल की बात करें तो 1 बटा आपका 17 1 18 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, देखे होंगे तो आपको पता होगा कि किसी
किसी भी छोटी संख्या में जब हम बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो उसका शेषफल वही संख्या हो जाती है, यानी इसका शेषफल 1 ही हो जाएगा। तो ओवरऑल 0 और 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी इसका शेषफल 0 और इसका शेषफल 0, यानी 0 + 0 0 + 1, यानी इसका शेषफल 1 हो जाएगा, 0 नहीं होगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ओवरऑल आंसर जो होगा 1 शेषफल हो जाएगा। आपको ट्रिक डायरेक्ट बता दिया जाता है कि अगर इस जिसके पावर में सम संख्या हो और उससे एक अधिक से भाग दिया जाता है तो हमेशा आपका शेषफल 1 आता है, ये आपको बता दिया जाता है। तो आप उस तरीके से करते हैं। कभी कभी हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आपको ये तीनों पैटर्न अगर आप याद रखते हैं तो कहीं भी आपको कन्फ्यूजन होने वाली दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। ये कैसे आया, आपको समझ में नहीं आया तो पिछले वीडियो को जाकर देखिएगा, मैंने पूर्ण बढ़िया तरीके से बताया है कि अगर किसी भी संख्या छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो उसका शेषफल हमेशा वही संख्या आती है, ठीक है। अगर कोई निगेटिव मान आ जाता है तो वो हमेशा क्या करते हैं, भाजक में उस निगेटिव शेषफल को हम घटा देते हैं तो वो हमारा वास्तविक शेषफल निकल कर आ जाता है। तो इस तरीके से अगर होगा तो आगे देखा जाएगा, बट मैंने पिछले वीडियो में बता दिया इसलिए यहाँ भी नहीं बताऊँगा। चलिए, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 102 नंबर का आंसर आपका जिस ऑप्शन में होगा 1 वहीं सही होगा, यानी 102 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 103 नंबर देखते हैं, इसको रहने देते हैं फिलहाल के लिए। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 103 नंबर, ये हमेशा पैटर्न याद रखिएगा तो आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। 103 नंबर आपका दिया गया है क्वेश्चन। 102 हो गया, 103 दिया है 25 का पावर 25 है, ठीक है। 25 का पावर 25 है और इसमें भाग देना है 26 से। तो अब की बार आपके दिमाग में क्लिक हो रहा होगा क्या, यहाँ पे 25 है, इससे एक अधिक से भाग दिया जा रहा है और इसका पावर क्या है, विषम है। तो विषम के लिए हमने आपको क्या बता दिया है, विषम के लिए बताया जब भी पावर विषम हो और इससे एक अधिक संख्या से भाग देना हो तो उसका शेषफल 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम किस फॉर्म में बनाएंगे, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 25 का पावर 25 का पावर 25 हो जाएगा। और इसका ट्रिक भी होता है कि अगर सम विषम संख्या है यहाँ पे और एक अधिक से भाग दे रहे हैं तो उसका शेषफल वही संख्या हो जाती है, यानी 25 ही हो जाती है, ठीक है। ये ट्रिक जनरली हम जानते हैं, लेकिन इस ट्रिक से हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कई बार, लेकिन हम इसको इस पैटर्न पर फॉलो करेंगे। तो 25 के पावर 25 लिख देंगे, इस पर कौन सा पैटर्न लगेगा, ये वाला। तो इस पैटर्न पर हम बना देंगे, +1 कर देंगे, ठीक है। और +1 किए हैं तो मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, रूप परिवर्तित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो +-1 कर जाएगा तो वही बात हुआ, और बाटा में 26 कर देंगे। इसको 2 खंड में कर सकते हैं, एक तो हो जाएगा 25 का पावर 25, आप प्लस कर देंगे 1, आप बटे में कर देंगे 26 या 25 + 1 कर सकते हैं, ठीक है। और 1 कर देंगे, इसको प्लस कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे -1 बटा हम कर सकते हैं क्या, 26, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम 2 खंड में इसलिए तोड़ें कि इसको पैटर्न बनाने के 25 एक 26 ही हुआ, और यहाँ 26 कर दें, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे 25 + 1 लिखने का कोई औचित्य नहीं है, चूँकि जोड़ ही देंगे यहाँ पे। अब देखिए मेन हमारा फॉर्म था ये वाला बनाना, तो ये फॉर्म हमने बना दिया है, मान में परिवर्तन नहीं हुआ, केवल रूप में परिवर्तित हुआ। तो रूप में हमने परिवर्तन इसके तहत कर दिया है, तो ये हमारा क्या है, 25 है। सेम यही पैटर्न फॉलो रहता है। इस स्थिति में हमारा टोटल शेषफल क्या होता है, 0 हो जाता है, और बच जाएगा यहाँ पे प्लस, और यहाँ -1/26 है ना। तो हमने आपको बताया कि किसी भी छोटी संख्या में आप बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो उसका शेषफल उतना ही रह जाएगा, लेकिन निगेटिव शेषफल यहाँ पे आएगा। कैसे, जैसे कि हम यहाँ पे 26 से भाग करेंगे -1 में, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 0 बार में जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो -1, तो शेषफल क्या आया, माइनस का 1 शेषफल आ गया। तो इस माइनस का 1 शेषफल आया तो माइनस में शेषफल होता नहीं है, तो हम उसको पॉजिटिव बनाते हैं। कैसे, उसको पॉजिटिव बना देते हैं, इसके भाजक में हम इस मान को जोड़ देते हैं, या फिर इसमें इस भाजक को जोड़ देते हैं। तो ओवरऑल इसमें हम क्या करेंगे, -1 में 26 को जोड़ दे देंगे, तो -1 में 26 को जोड़ेंगे तो ये हमारा ओवरऑल क्या आएगा, 25 आएगा, 25 आएगा, यानी शेषफल ओवरऑल क्या आ जाएगा, आपका 25 ही आएगा, ठीक है। पैटर्न फॉलो करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कंसेप्ट है और इस पर कभी भी आपका सवाल गलती नहीं होगा। और वैसे ठीक है, आप जानते हैं कि जब भी एक संख्या अधिक से भाग देनी होती है, उसका पावर विषम होता है तो उसका मान उतना ही होता है, उसका शेषफल उतना ही हो जाता है। अगर सम होता तो उसका हमेशा शेषफल 1 आता है, ठीक है। समझ गए हो, ट्रिक भी समझ रहे हैं आप और बेसिक भी समझ गए, आशा करता हूँ अच्छी से समझ में आ गया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 104 नंबर, ठीक है।
यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, कितना नंबर में दिया है 103, 103 आपका दिया है डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 103 का। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक 104 नंबर क्वेश्चन देखिए। 104 क्वेश्चन दिया है आपका, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो कह रहा है कि कोई संख्या n है, ठीक है, कोई संख्या n है, इसको कितना से भाग 4 से भाग दिया जा रहा है, तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, शेषफल 3 प्राप्त हो रहा है। तो हम ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि हम जानते हैं एक फार्मूला कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और जोड़ शेषफल होता है, भागफल जोड़ शेषफल होता है। तो इसलिए हम इस पैटर्न पर लिखे हैं। तो उस संख्या भाज्य मतलब वह संख्या, तो वह संख्या हमारा n मिल गया। ये n मान लीजिए अगर किसी n संख्या में हम 4 से भाजक ये कहलाता है, यानी इसी पैटर्न पर हम फॉलो किए हैं। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे n और यहाँ पे भाजक के स्थान पर 4 लिख सकते हैं। भागफल पता नहीं है लेकिन शेषफल पता है कि 3 आया है, क्वेश्चन में दिया गया है, और भागफल पता नहीं है तो भागफल को हम x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब कह रहा है कि उसी संख्या, अगर उस संख्या के दोगुने में यानी 2n बोल रहा है, तो संख्या 2n को 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा। तो ये हमने भागफल इतना मान लिया है। अगर एक काम कर लेते हैं, इसको और लिख सकते हैं, n बराबर 4x लिख सकते हैं, आप +3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या कह रहा है कि उस संख्या के दोगुने में मतलब 2n में, तो अगर हम दोनों पक्ष में 2 से गुना कर देते हैं, दोनों पक्ष में 2 से गुना, तो इधर हो गया 2n और इधर हो जाएगा 2 से गुना कर रहे हैं तो 4 दूना का 8x हो जाएगा और ये 3 दूना का 6 हो जाएगा। दोनों पक्ष में हमने 2 से गुना कर दिया है, लिख सकते हैं दोनों पक्ष में 2 से गुना करने पर, दोनों पक्ष में 2 से गुना करने पर, ठीक है, समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। अब हमारा वह संख्या बन गया 2n। अब इसमें हमें क्या करना है, भाजक हमेशा 4 रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्टेप ऐसे भी कर सकते हैं। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8x रहने देते हैं फिलहाल। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, जिससे हमारा 4 कॉमन हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे 4 लिख दें तो 4 कॉमन हो जाएगा, आप +2 लिख दें तो 4 2 6, वही बात हुआ। यहाँ से हम कर लेते हैं 2n इज इक्वल टू, क्या कर देंगे, इसको 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 2x, यहाँ पे 2x बचेगा, 4 दूना 8 हो जाएगा और यहाँ से 1 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखिए ये पैटर्न सेम फॉलो हो रहा है कि नहीं। वह संख्या क्या हो गई हमारे पास, वह संख्या 2n हो गई। उस 2n में हम भाजक को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भाजक, जैसे कि ऊपर पैटर्न लिखे हैं तो इसको भाजक बोलते हैं। और ये जितना आया ना, इसको हम बोल देंगे भागफल, और ये जो आया इसको बोल देंगे शेषफल। तो हमारा पैटर्न वही है कि उस संख्या 2n किसी संख्या में हम किससे भाग दे रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं, तो भागफल प्राप्त हो रहा है इतना और शेषफल प्राप्त हो रहा है इतना। इस प्रकार हमसे केवल और केवल शेषफल पूछा है, तो शेषफल अंततः हमारा क्या प्राप्त हो गया, 2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आशा करता हूँ समझ गए। केवल पैटर्न पर फॉलो करके हमें चीज़ों को समझ लेना है और यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, यानी ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा सही, 104 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 104 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 5 नंबर देखते हैं, 100 कितना क्या दिया है। एक 105 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। तो कोई भी संख्या आप याद कर लीजिएगा कि किसी भी संख्या के अंत में अगर वर्ग करेंगे किसी भी संख्या के, तो उसके अंत में 2 3 7 8 कभी भी नहीं आती है। 2 3 7 8 एग्जाम्पल के लिए आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे 1 से 9 तक अंक होते हैं, किसी भी संख्या में तो 1 से 9 तक ही अंक यानी 1 से 10 तक ही, मतलब जो अंक 10 अंक होते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक ही संख्या आ सकती हैं। तो मान लीजिए किसी संख्या के अंत में अगर 0 आए और इसका हम वर्ग करते हैं तो अंत में 0 प्राप्त होगा। अगर किसी संख्या के अंत में 1 आए तो इसका करेंगे स्क्वायर तो 1 ही प्राप्त होगा। अगर किसी संख्या के अंत में 2 आए उसका वर्ग करेंगे तो 4 प्राप्त होगा।
किसी संख्या के अंत में 3 आए उसका वर्ग करेंगे तो 9 प्राप्त होगा। किसी संख्या के अंत में अगर 4 आ जाए इसका वर्ग करेंगे तो अंत में 6 प्राप्त होगा, यानी 16 आएगा तो अंत में 6 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगर किसी संख्या के अंत में 5 आ जाए उसका वर्ग करेंगे तो 5 × 5 = 25 आएगा, यानी लास्ट में 5 आ जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार से 6 का वर्ग करेंगे तो किसी संख्या के अंत में 3 6 यानी 36 6 ही प्राप्त होगा। 7 का करेंगे स्क्वायर तो वो क्या हो जाएगा 7 7 49, अंत में 9 प्राप्त होगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, अंत में 4 प्राप्त हो जाएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो अंततः 9 9 81 1 प्राप्त हो जाएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे तो अंत में 100 हो जाएगा, यानी 0 प्राप्त हो जाएगा। तो किसी भी संख्या के अंत में इन चारों संख्याओं में से कोई संख्या नहीं आ रही है। देखिए 0 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 यही संख्या आएगी। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी संख्या के अंत में अगर किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसके अंत में कभी भी 2 3 7 8 नहीं आ सकता है। अगर आ गया तो समझिए उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल सकता है। तो यही क्वेश्चन आपका 105 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 में से कोई भी एक आया हुआ है तो उसका वो संख्या किसी का भी वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। तो इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन जो दिया गया है ए नंबर के अंत में 5 दिया गया है तो भैया 5 तो आ ही जाता है, यहाँ 5 आ गया है तो ये नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन दिया गया है लास्ट में, बी नंबर के ऑप्शन के लास्ट में 6 दिया गया है तो 6 आ ही जाता है, यहाँ पे आ गया है तो ये भी नहीं होगा। कह रहा है इसमें कौन नहीं हो सकती है तो वो नहीं ढूंढेंगे। सी नंबर ऑप्शन दिया है लास्ट में 1 दिया गया है तो लास्ट में 1 दिया है तो 1 आ ही जाता है, यहाँ पे 1 आ गया, चाहे यहाँ भी 1 आ गया तो ये आ ही जाता है। डी नंबर ऑप्शन दिया गया है आपका 2 तो 2 नहीं आता है, जैसा कि हमने आपको बता दिया। इस चीज़ को आप याद रखिएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो 2 3 7 8 हमेशा किसी भी संख्या के वर्ग के अंत में 2 3 7 8 अइबे नहीं करता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 105 हो गया। 106 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक 106 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। तो जाहिर सी बात अभी बताया कि जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 है वो नहीं हो सकती है। तो इसमें देखिए पहले वाले ऑप्शन में जो दिया गया है 1 लास्ट में दिया गया है तो ये तो आ ही जाता है। बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है लास्ट में 5, ये भी आ जाता है, 5 का स्क्वायर करते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है आपका 7, ये 7 कभी नहीं आता है, हमने जाना है 2 3 7 8 जो रहेगा तो कभी नहीं आएगा। डी नंबर ऑप्शन दिया गया है आपका लास्ट में 4, तो 4 आ ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 8 64 होता है तो 4 आ जाता है। इनमें से कोई अगर एक आ जाता है तो समझ लीजिए आप क्लियरिफाई कर लीजिएगा वहीं पे कि इसका कोई भी किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा 106 का। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक 107 नंबर क्वेश्चन देखिए। 107 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। 107 क्वेश्चन कह रहा है आपका इतना का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त हो। तो ये जान लीजिए कि आप विभाज्यता का नियम आपको ध्यान रखना होगा। विभाज्यता का नियम याद नहीं है तो नहीं हो पाएगा। दिया है आपका 67 35 और एस्टेरिस्क दिया है और इसमें लास्ट में 1 दिया गया है। कह रहा है एस्टेरिस्क का अल्पतम मान यानी सबसे छोटी सी छोटी मान क्या होगी जो 9 से विभक्त हो जाएगी। तो 9 से विभक्त का नियम होता है क्या, उस सभी अंकों का योग अगर 9 से विभक्त हो रहा है तो वो 9 से विभक्त हो जाएगी। तो सबसे पहला काम होता है कि इसको हम जोड़ देंगे। 6 7 13 13 3 16 16 5 21 21 1 22, ये आ रहा है 22 टोटल। 9 से विभक्त होगा नहीं होगा। इसमें हम जोड़ेंगे 0, पहले 0 अल्पतम पूछ रहा है तो पहले 0 देखकर जोड़ कर देखेंगे नहीं हो रहा है। 1 जोड़ कर देखेंगे तो ये 23 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 2 जोड़ेंगे तो भी नहीं होगा।
22 तो 24 हो जाएगा, तो भी नहीं होगा। अगर 3 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, ये भी 9 से विभक्त नहीं होता है। 4 जोड़ेंगे तो 22 4 26 होगा, 9 से विभक्त नहीं होगा। 5 जोड़ेंगे तो 22 5 27 हो जाता है, ये 9 से विभक्त हो जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे हम क्या भरेंगे, 5 एस्टेरिस्क के स्थान पर भर देंगे, तो ये हमारा टोटल युग जो आएगा 9 से विभाजित हो जाएगा, यानी 6 7 13 13 3 16 16 5 21 5 21 5 26 1 27 हो गया। अब ये 9 से विभक्त हो जाएगा, यानी इसमें जो छोटी से छोटी संख्या बढ़ी जाएगी वो आपकी 5 हो जाएगी। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 107 का। ठीक है, चलिए 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक 108 नंबर देखिए, क्वेश्चन दिया गया है आपका, किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, जैसे 15 15 37 37 आदि। इस रूप की कोई भी संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। तो सबसे पहले आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप याद ही रख लीजिए कि आप ये संख्या हमेशा 101 से विभक्त होगी। ठीक है, आपका आंसर हो गया। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो हम मान लेते हैं वो संख्या एक एक्स होगी एक वाई होगी। जैसे आपका बोला है कि 15 15 होना चाहिए, 37 37 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं पहली संख्या हमारा एक्स हो जाएगी, दूसरी संख्या वाई हो जाएगी। अब इसी एक्स वाई को रिपीट कर देना है, एक्स वाई को रिपीट कर दें तो इस टाइप के ये संख्या बन जाएगी। ठीक है, जब ये संख्या बन जाएगी तो हमारा कह रहा है कि ये किससे विभक्त होगी। तो हम इस संख्या को किस तरीके से और लिख सकते हैं, संख्याओं को प्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इस तरह से हम संख्याओं को प्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। तो हज़ार में 1000 से हम गुना करना पड़ता है, तो 1000 गुना एक्स कर देंगे हज़ारवां स्थान पर, फिर इसको हम प्लस कर देंगे। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे 54 है तो हम 54 को कैसे लिख सकते हैं, इकाई दहाई, दहाई पर 10 है तो 10 में 5 से इसको गुना कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। इकाई एक का होता है तो 4 गुना 1 करते हैं, तो ये 10 पचे 50 प्लस 4 हो जाएगा। तो ओवरऑल 54 ही तो आया। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से हम इसको ऐसे सजा रहे हैं, 1000 गुना एक्स कर देंगे प्लस वाई किस स्थान पर है, 100वें स्थान पर, इकाई दहाई सैकड़ा। तो 100 के सैकड़े का स्थान पर है तो 100 से गुना करेंगे इस वाई में। फिर ये वाला एक्स किस स्थान पर, इकाई दहाई, दहाई में 10 से गुना करना होता है और एक्स कर देंगे, और फिर प्लस इकाई में 1 से यानी वाई गुने 1 कर देंगे। इस प्रकार से हमारा ये पैटर्न बन रहा है। अब इस पैटर्न को सिंपल थोड़ा सा हम सोल्यूशन कर लेंगे, हमारा थोड़ा सा एक गुणनखंड मिल जाएगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या से विभक्त होगी। तो एक काम कर लेते हैं, 1000 एक्स इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा, और एक्स वाले पद को एक स्थान पर लाते हैं और ये करेंगे तो 10 एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ से करेंगे तो 100 वाई हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका केवल वाई। ठीक है, यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेंगे, 10 एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 100 बचेगा, और यहाँ 10 एक्स टोटल ले लिए हैं तो 1 बच जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम कॉमन ले लेते हैं केवल और केवल वाई तो बच क्या जाएगा, 100 प्लस में यहाँ 1 बच जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड मिलेगा, 10x प्लस वाई मिल जाएगा, और दूसरा क्या मिलेगा, 100 प्लस 1 मिलेगा। इन दोनों के बदले में 1 लिखते हैं और इन दोनों को जोड़कर 1 लिख देंगे। तो ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई इंटू में हम कर देंगे, इसको जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा। तो कोई भी अगर गुणनखंड के रूप में आता है तो किसी भी संख्या का न्यूनतम ये गुणनखंड 101 आ रहा है, इसका कोई भी आएगा 101 तो ये विभक्त कर देगा, यानी ये एक गुणनखंड आ गया इसका। तो किसी भी संख्या से ये संख्या जो बनेगी इस प्रकार से 37 37 15 15 ये 101 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं 101 से अगर इसमें हम भाग करेंगे तो ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, 101 से कटेगी तो पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो वही संख्या न्यूनतम क्या हो जाएगी, तो जो भी इसके गुणनखंड के रूप में आएगा वही उसकी न्यूनतम संख्या हो जाएगी जिससे वो विभक्त हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, यानी इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। वैसे भी आप याद कर लीजिएगा, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन रिपीटेड होती हैं, दो का 4 बार 2 बार रिपीट होती है दो संख्या, तो वो हमेशा 101 से विभक्त होती हैं। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा 108 ही तो देखे थे, 109 नंबर देखना है। 109 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है
यदि p तथा q अंक निरूपित करें तो कथन इतना में q का संभव अधिकतम मान क्या होगा। तो अभी जिस तरह से इकाई दहाई सैकड़ा की है उसी तरह से हम इसको भी कर लेंगे। समीकरण हमारा क्या दिया गया है, 5 दिया है, p दिया है, q नहीं है, 9 है, 9 कर देंगे और फिर 327 दिया गया है और 2q और 8 दिया गया है बराबर 103, 1 है 4। इसमें q का संभवतः मान ज्ञात ना है, q बराबर अधिकतम कितना मान हो सकता है ये हमें ज्ञात कर देना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक पक्ष को एक पक्ष में रखिए, इसको हम कर लेते हैं और ये 2q और 8 है, इसको हम इसमें से घटा लेते हैं 100। इसमें 327 एक जात को एक जात में पहले हम घटा कर हटा ही देते हैं। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे, इसको हम जानते हैं इकाई दहाई सैकड़ा होता है। ये क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में 100 से गुना करते हैं तो 100 गुना 5 कर करेंगे और प्लस कर देंगे इसको p, इकाई दहाई, दहाई पर है तो 10 से गुना करेंगे p में, फिर इकाई में यानी 9 है तो 9 एकम 1 तो 1 में गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ है। प्लस कर देंगे, ये 2 किस पर है, सैकड़े पर है तो 100 गुना 2 कर देते हैं और q क्या है, इसमें प्लस कर देंगे, q दहाई पर है तो 10 से गुना कर देंगे q में और प्लस 8 है तो 8 में 1 से गुना करेंगे, इकाई पर है इसलिए। और इसको घटाएंगे तो 4 में से 7 जाएगा, 14 में 7 गया 7 हो जाएगा, यहाँ पे बच गया 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा और यहाँ पे बच गया ख़त्म, यानी 787 हो रहा है। ठीक है, 787 हो गया। अब हमारा क्या कर देंगे, यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा पूरा पूरी, ये हो जाएगा 10p और ये हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 200, यहाँ हो जाएगा 10q और यहाँ हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 787 कर लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से एक पक्ष को एक पक्ष में रखेंगे, 9 8 17 हो जाएगा, 517 हो जाएगा, ये वाला 517 इधर ले जाकर घटा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10p इधर बच जाएगा और 10q इधर बच जाएगा, तो ये हम जोड़ लेते हैं 500 और 2 700, 700 और 10 700, 700 और 9 8 17, 717 हो जाएगा, तो इधर हम घटा लेंगे 987 में 717 को घटा लेंगे। ठीक है, ओवरऑल यहाँ से 10 कॉमन कर लेंगे तो p प्लस q बच जाएगा, ये हो जाएगा 7 7 0 हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा और यहाँ पे बच गया 9 में से 7 गया 270 हो रहा है, इसलिए हमारा थोड़ा सा गलती कर दिएगा, 7 7 0, 8 में से 1 गया 7 और 9 में से 7 गया 2 हो जाएगा, कहीं घटाव गलती की है, थोड़ा सा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 14 में से 7 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 14 में से 7 जाएगा 7, यहाँ बच गया 10, 10 में से 2 जाएगा तो 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे बच गया, फिर 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा और ये हो गया 787। ठीक है, 787 यहाँ 787 है ना भैया, यहाँ 787 में से 717 घटाना था इसलिए गलती हो गया। अब ये घटा लेंगे, 7 7 0 हो जाएगा, 8 में से 1 गया 7 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, यानी केवल 70 बच रहा है, केवल 70 बच रहा है, इसलिए p प्लस q बराबर, थोड़ा सा मिस्टेक किए थे, माफ़ी चाहेंगे, ये 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये 7 बार में आएगा, यानी हम कह सकते हैं कि p प्लस q जो है ना ये 7 के बराबर आ रहा है। तो हमारा पूछा है कि q का संभवतः मान क्या हो सकता है, तो q का संभवतः मान अगर हम p बराबर 0 रखते हैं, कम से कम न्यूनतम मान, तो q का मान आपका 7 आएगा और संभवतः अगर 1 रख देते हैं तो q का मान क्या हो जाएगा, ये हमारा 7 में से 1 घट जाएगा तो 6 आ जाएगी, यानी अधिकतम संभवतः मान हमारा जो आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 7 ही आएगा। p का मान कुछ भी अगर 0 से अधिक रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कम होता जाएगा, लेकिन संभवतः अधिकतम मान हमें 7 रखना है, तो इसलिए q का अधिकतम मान आप क्या रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं जब आप p 0 रखेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल आंसर आपका क्या हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा q का। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए, यानी 109 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 110 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए 110 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है।
कह रहा है संख्या इतना में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी कमी पड़ रही है, इसलिए जोड़ने के लिए बात बोला जा रहा है। तो हम 4 से भाग कर देंगे सबसे पहले 50, 27, 89 में, ठीक है। तो 4 से करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 22 ये उतार देंगे। तो 4 से करेंगे 4 पचे 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, फिर 7 उतारेंगे, 4 सत्ते 8, 4 छके 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, फिर 8 उतारेंगे, 4 9 36 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 9 उतारेंगे, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। यानी ओवरऑल एक हमारा शेषफल आ रहा है। एक क्या आ रहा है? शेषफल आ रहा है। तो हम सिंपल क्या कर देते हैं, एक शेषफल जब आ रहा है इसमें जोड़ने की बात किया जा रहा है, तो इस एक में कितना और जोड़ देते हैं ताकि यहाँ पे 4 आ जाता और पूर्णतः भाग लग जाता। तो जाहिर सी बात है भैया, यहाँ पे 3 और जोड़ते तो यहाँ 4 आ जाता और 4 से भाग लग जाता। तो सिंपल इसका तरीका क्या होता है, इस भाजक में से इस शेषफल को घटा देंगे, जो आएगा उत्तर हो जाएगा। तो 4 में से 1 को घटा देंगे, 3 आपका जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर वो पूर्णतः 4 से विभक्त हो जाता। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। यानी आपका 110 का ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 110 का। ठीक है, 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक 111 नंबर क्वेश्चन देखिए। 111 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है इतना में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। वहीं फिर जोड़ने वाली बात है तो भाजक में से लास्ट में हम शेषफल को घटा लेंगे, तो पहले 11 से भाग तो दे दें। 11 दिया है 80, 36, 42। ठीक है, 11 सत्ते 77 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 33, 11 3 33 हो जाएगा, ये टोटल ख़त्म हो जाएगा। 6 उतारेंगे नहीं जाएगा, 0 उतारेंगे, फिर 4 उतारेंगे, 11 पचे 55 हो जाएगा, 14 में से 5 का 8 5 9 5 14, यानी 9 हो जाएगा, और फिर हमने 2 उतारना है तो 11 8 88 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 में से 8 गया 4, ओवरऑल 4 बचा है। कितना और इसमें ऐड करना पड़ेगा ताकि ये इससे भाग लग जाए पूर्णतः। तो अभी बताया कि भाजक में से इस शेषफल को घटा देना है, तो आज जाहिर सी बात है इसमें 4 में और क्या जोड़ें कि 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 4 में 7 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, 11 कम 11 भाग लग जाएगा। यानी ओवरऑल इसका तरीका यही होता है, 11 में से 4 घटा दीजिए, आपका 7 आंसर आ जाएगा। 7 में जोड़ना पड़ेगा इसमें। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 111 का। 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 112 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक 112 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, इतना में लुप्त अंक ज्ञात करें जिसे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। आपका दिया गया है 156 एस्टेरिस्क दिया गया है और फिर 942 दिया गया है। हमें 11 से विभाजित कर देना है। तो 11 से विभाजता का नियम होता है विषम संख्या और सम संख्याओं का अंतर 0 होना चाहिए या फिर 11 के गुणज के रूप में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक को छोड़कर एक को जोड़ देंगे, फिर एक को छोड़कर एक को जोड़ेंगे। यहाँ कोई भरना है संख्या तो उसको छोड़कर एक जोड़ेंगे, फिर एक को छोड़कर एक जोड़ेंगे। कितना आ रहा है, 1 और 6 7 आ रहा है, 7 9 16 होगा, 16 2 18, 16 और 2 18 होगा, 18 लिख देते हैं। और इसमें से हमें घटा देना है इस प्रकार की संख्या को जिससे या तो ये 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए, 11 के गुणज के रूप में है। तो अब इसको हमने जोड़ दिया, अब इस स्थान को जोड़ेंगे, एक को छोड़कर एक, फिर इसको जोड़ेंगे, एक को छोड़कर एक। यहाँ पे 3 संख्या प्राप्त है जिसमें हमें योगफल के रूप में एक ये मिलेगा, यहाँ तो भरना है और इसको जोड़ देंगे। तो पहले 9 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे 9 आ रहा है। ठीक है, घटाकर हमें या तो 0 बना देना है और नहीं तो इसको 11 के गुणज के रूप में बनाना है। तो यहाँ पे और हम 9 में क्या ऐड करें कि या तो ये 0 आ जाए या फिर 11 के गुणज के रूप में आ जाए। अगर हम 0 इसमें जोड़ देते हैं तो घटेगा तो 9 ही आएगा। अगर 1 जोड़ते हैं तो ये 10 होगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा, घटेगा तो 8 ही होगा। तो इस प्रकार से हम अगर इसमें 2 भी जोड़ेंगे तो भी काम नहीं चलेगा, 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 6 आएगा नहीं होगा। अगर 4 जोड़ेंगे तो 13 होगा,
घटेगा तो आपका 5 आएगा तो भी नहीं होगा। तो यानी ओवरऑल हमें दिख रहा है कि इसमें कम से कम 9 जोड़ना पड़ेगा आपको, ताकि ये जाकर कम से कम 0 बनेगा। 11 का गुणज के रूप का तो भैया बात ही अलग है, वो तो बहुत बड़ी संख्या जोड़नी पड़ेगी, लेकिन न्यूनतम संख्या हमें इसको जोड़ना है। तो यहाँ अगर हम 9 और एक्स्ट्रा जोड़ दें, यानी यहाँ पे हम 9 रख दें, तो इसका जो कितना होगा 5 और 9 5 14, 14 गो और 4 गो 18 होगा। इस प्रकार से ये 18 माइनस 18 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, यानी 11 से ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे जो संख्या भरी जाएगी वो 9 भरी जाएगी न्यूनतम, कम से कम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 111 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कम से कम आपको 5 या 9 रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ में। यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना है 111 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉरी 112 ना है जी, 112 का डी नंबर। ठीक है, चलिए 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। 113 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, इतना में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतया विभक्त हो जाना चाहिए। तो 8 से विभक्त के नियम आपको पता होना चाहिए, 1 1 1 16 है। 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि लास्ट से 3 अंकों का योग, अगर वो योग नहीं, इसमें योग नहीं, लास्ट से 3 अंकों को हमें क्या कर देना है विभाज्य बना देना है। तो एक काम कर लेते हैं, 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है 8 से भाग लगाइए 116 में। ठीक है, तो कितना इसमें और अंक जोड़ना पड़ेगा यही पूछ रहा है, ताकि ये 8 से विभक्त हो जाए। तो सबसे पहले भाग लगाएंगे, 8 एकम 8 हो जाएगा, 3 बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, 8 चौके 32 हो जाएगा, 32 4 36 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। 8 से पूर्णतः विभक्त होने के लिए इसमें क्या जोड़ें ताकि ये पूर्णतः विभक्त हो। तो भैया 8 से भाग दे रहे हैं, कम से कम इसमें 4 और जोड़ देंगे तो 4 4 यहाँ 8 आ जाता और एक मरतबे में फिर चला जाता, तो ये कट जाता। तो ओवरऑल इसका तरीका वही होता है, 8 में से शेषफल को घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, जो संख्या आएगी वहीं जोड़ी जाने वाली संख्या हो जाएगी, यानी 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 113 का। ठीक है, चलिए 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 114 नंबर क्वेश्चन देखिए, 114 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि इतना पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो y का मान क्या होगा। दोनों जगह y का मान सेम रखना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 है y दिया गया है, फिर आपका 3 है y है और उसके बाद 6 है। ठीक है, ये भर देना है। तो हमें 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, एक को छोड़कर एक को जोड़ेंगे, एक को छोड़कर एक को जोड़ेंगे, कितना आ रहा है 1 और 3 4 और 4 और 6 10 हो रहा है, 10 हो रहा है। तो जाहिर सी बात हमें यहाँ पे क्या भरना पड़ेगा भैया, यहाँ पे आप कम से कम वैसी संख्या भरिए ताकि इनको घटाकर 0 आना चाहिए, या फिर आप 11 के गुणज के रूप में आना चाहिए। तो भैया 0 मंगाना ही बेटर होगा, और दोनों स्थान पर एक ही संख्या रखेंगे। तो भैया दोनों स्थान पर अगर हम 5 रख देंगे तो ये 5 5 10 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो 10 होगा, इसको घटाएंगे तो 0 होगा, 11 से विभाजित हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ कम से कम आपको 5 रखना पड़ेगा, तब जाकर ये संतुष्ट हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो यानी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 114 का। 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये विभाज्यता का नियम है, याद रखना होगा। 115 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, यदि संख्या इतना 8 से पूर्णतया 11 से विभक्त हो, यदि संख्या इतना पूर्णतया 11 से विभक्त हो तो एस्टेरिस्क के मान क्या होंगे। तो ये हम क्या करेंगे, 48 है, 32 है, 7 है, एस्टेरिस्क है, यहाँ पर अंत में 8 है। ये 11 से पूर्णतः विभक्त है, तो 11 से विभक्त का नियम, एक को छोड़कर एक जोड़ेंगे और इसी प्रकार से हम आगे का प्रक्रिया करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 3 7 7 7 14, 14 गो 8 गो 22, 8 4 12, 14 8 22 हो जाएगा। और इसमें से घटाकर या तो 11 के गुणज के रूप में कर देना है या फिर 0 कर देना है। तो देखते हैं कितना अनुमान तो जा सकता है। ये हम जोड़ेंगे और फिर आपका ये जोड़ देंगे, अरे गलती कर दिएगा, सॉरी ये गलत इंडिकेशन कर रहे हैं। यहाँ से ये जोड़ेंगे, एक को छोड़कर एक जोड़ेंगे, फिर एक को छोड़कर ये जोड़ेंगे, तो जोड़ रहे हैं 8 2 10 आ रहा है। 10 में यहाँ क्या जोड़ दें कि घटाएंगे तो या तो 0 है या फिर 11 के गुणज के रूप में। तो यहाँ तक तो
10 आ गया है, 8 2 10, इसमें से अगर 1 जोड़ देते हैं तब घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 1 11, और यहाँ पे 22 है, इसमें 11 घट जाएगा तो आएगा क्या, ओवरऑल 11, तो ये 11 से विभक्त हो जाएगा चूँकि 11 के गुना जा रहा है। तो सिंपल हमें कम से कम छोटी से छोटी संख्या क्या करनी पड़ेगी, ये रखनी पड़ेगी 11, क्योंकि इन दोनों का योग तो 10 आ ही रहा है, एक और जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और इस प्रकार से ये टोटल पहले वाला का जो 22 आ रहा है उसमें से 11 घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 11 से पूर्ण विभक्त हो जाएगा, यानी कम से कम 1 रखना पड़ेगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, 115 का आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 1। 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एस्टेरिस्क का छोटे से छोटा मान क्या होगा की संख्या इतना पूर्णतः 9 से विभक्त हो जाना चाहिए। तो सिंपल हम क्या कर देंगे, 67 कर लेते हैं, 35 कर लेते हैं, और फिर हमारा एस्टेरिस्क दिया है 1 दिया गया है। यहाँ 9 से विभक्त के नियम बोल रहा है, तो 9 से विभक्त का नियम होता है सभी अंकों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 7 6 6 7 13 13 3 16 16 5 21 1 22, यहाँ पे हो रहा है टोटल 22। क्या जोड़ दें छोटी सी छोटी संख्या क्या जोड़ दें कि ये 9 से 9 के गुणज के रूप में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर 22 में 1 जोड़ें, 0 जोड़ेंगे तो काम नहीं बनेगा, 1 जोड़ेंगे तो भी काम नहीं बनेगा, कम से कम इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर ये 27 आएगा और 9 3 27 हो जाएगा। तो ओवरऑल आप यहाँ पे 5 भर सकते हैं एस्टेरिस्क के स्थान पर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 116 का 5 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 117 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है यदि इतना पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो एस्टेरिस्क के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, 117 नंबर 671 दिया गया है, एस्टेरिस्क दिया गया है, और 483 दिया गया है। ठीक है, ये कह रहा है 9 से विभक्त होना चाहिए, तो फिर अंकों को जोड़ देंगे, और फिर कह रहा है कि पहले जोड़ते हैं 6 7 13 1 14 4 18 8 26 26 3 26 3 29। ठीक है, यानी 29 आ रहा है, हमें 9 से विभक्त कर देना है, तो कम से कम 0 जोड़ेंगे तो 29 होगा, काम नहीं बनेगा। अगर 1 जोड़ देते हैं तो 30 होगा, 2 जोड़ेंगे तो भी आपका काम नहीं बनेगा, 31 ही होगा, और इसमें 3 जोड़ेंगे तो 9 3 12 32 होगा, 9 से विभक्त नहीं होगा। 4 जोड़ेंगे तो भी विभक्त नहीं होगा, 9 4 13 33 हो जाएगा, 9 से विभक्त होना चाहिए, तो 9 से विभक्त कौन सी संख्या हो जाएगी, तो 9 3 27, 9 चौके 36, कम से कम 36 आना चाहिए। तो 9 में क्या जोड़ देंगे कि 36 हो जाएगा, तो हमारा 16 में 7 जोड़ देंगे तो 9 7 16, यानी कम से कम आपको 7 भरना पड़ेगा, तब जाकर ये 9 3 27, 9 चौके 36, 27 तो होगा नहीं क्योंकि 29 से छोटा ही है, तो कम से कम आपको 7 जोड़ना पड़ेगा, ताकि 9 7 16 यानी 36 आ जाएगा, और ये 36 9 से विभक्त हो जाएगा, यानी कम से कम 7 इसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी आपका 117 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 118 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है इतना पूर्णतः 3 से विभक्त हो एस्टेरिस्क के स्थान पर कौन सा अंक होगा। दिया गया है 15 7, और एस्टेरिस्क दिया गया है 234 है, ये हमें विभक्त कर देना है 3 से, फिर वही काम करना है, 3 से विभक्त का नियम होता है, 3 सभी संख्याओं को अंकों का योग करना है। तो 5 1 6 7 13 13 2 15 3 18 4 22 22 आ रहा है, तो 3 के पहाड़ा में कम से कम कटने वाला 3 चौका 3 8 24 होता है, 3 8 24 3 7 21, तो ये तो 22 है, तो इससे आगे चलना पड़ेगा ना, तो 3 8 24 होगा, तो यहाँ हमें क्या करेंगे कि 24 आ जाएगा तो 2 और जोड़ देंगे तो ये हमारा 24 होगा, जो कि 3 से ये विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो ये हम कम से कम क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। ठीक है, यानी 2 एस्टेरिस्क के स्थान पर मान रख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 118 का 2 ऑप्शन किस में है, 118 का सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 2, आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी।
ठीक है। तो 18 से विभक्त का नियम क्या होता है? 18 से विभक्त होने का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या अगर 9 से और 2 से विभक्त हो जा रही है तो वो संख्या 18 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, 9 दूना 18, 9 से विभक्त हो जाएगी। अब कहने का मतलब ये चेक कर लेना है सब में कि कौन सी संख्या ऐसी है जो 9 और 2 से दोनों से विभक्त हो रही है। अगर हो रही है तो उसको नहीं लेंगे, जो नहीं होगी उसको ले लेंगे। यानी अगर हम ऑप्शन में थोड़ा सा निगाह डालें तो ऑप्शन में हमारा लास्ट में क्या है, 2 से विभाज्यता का नियम चेक करना है। तो लास्ट में ऑप्शन जो दिए गए हैं, लास्ट में 65,043 दिया गया है। तो जिस संख्या के अंत में 3 आ जाए, विषम संख्या आ जाए, वो 2 से कभी विभक्त नहीं होती है। तो आपका डायरेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी अगर संतुष्ट नहीं है तो सभी संख्याओं को जोड़कर देख लीजिएगा। सभी संख्या 9 से विभक्त हो रही हैं इस ऑप्शन को छोड़कर, और साथ ही साथ ये 2 से भी विभक्त हो रही हैं, लेकिन ये 2 से विभक्त नहीं होगा। 9 से कहीं हो सकता है, देखते हैं। 6 5 11 4 11 4 15 15 3 18, ये 9 से विभक्त हो रहा है लेकिन 2 से विभक्त नहीं हो रहा है। तो आपका ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो देख कर बता देना था और कुछ नहीं था। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक 120 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया है? 120 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 120 नंबर क्वेश्चन में आपका 120 नंबर क्वेश्चन क्या है? यह निम्नलिखित में कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगी? तो 24 से विभक्त होने का आप नियम शर्त जान लीजिए। जो संख्या 8 और 3 से विभक्त हो जाती है वो 24 से विभक्त हो जाएगी। ऐसी संख्या इसका गुणनखंड फैक्टर लेना है जिनका सह अभाज्य होना चाहिए, यानी जिसका लघुत्तम समवर्तक 1 होना चाहिए, उसी संख्या को ले लेंगे। नहीं तो आप तो 6 गुने 4 भी कर सकते थे, तो 6 चौके 24 होगा। इससे भी आप कह सकते हैं कि 6 और 4 से विभक्त होना चाहिए, गलत हो जाएगा। इसका सह अभाज्य संख्या 1 नहीं आएगा, यानी सह अभाज्य संख्या नहीं है। इसका अगर हम करेंगे लघुत्तम समवर्त निकालेंगे तो इसका लघुत्तम समवर्त 2 आ जाएगा। तो ये इसका नहीं लेंगे क्योंकि हमारा सह अभाज्य संख्या लेना है और फैक्टर भी होना चाहिए इसका। ठीक है, समझ जाए। तो 8 और 3 से जो भी संख्या विभक्त हो जाती हैं उसी संख्या को हम ले लेंगे। तो देख लेते हैं, इसमें चेक कर लेते हैं 8 और 3 से कौन सी संख्या विभक्त हो रही है। तो कह रहे हैं पूर्णतः विभक्त होगी। तो भैया पूर्णतः विभक्त होने के लिए हमारा दोनों शर्त लागू होना चाहिए। एक तो 8 से, तो हम पहले वाले में देखते हैं 8 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है। तो 8 से विभक्त होने का नियम कहता है, पहले वाला ऑप्शन दिया गया है आपका 35,718। इसमें हमें 3 अंकों तक भाग लगा कर देखना होता है 8 से। तो 8 से भाग लगाएंगे तो 8 8 64, 8 7 8 9 72, 8 9 8 64 कर लेते हैं, देख लेते हैं। 8 से भाग लगाएंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 8 78 नहीं कटेगा, यानी ये इसमें 8 से भाग नहीं लगेगा, यानी ये नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, पूर्णतः 24 से विभक्त होगी ये कह रहा है। तो ये इसमें नहीं हो रही है भाई, छोड़ देंगे। कह रहा है 63,810। तो 8 से इसमें देख लेते हैं, 8 से भाग लगेंगे 810 में तो ये बिल्कुल नहीं कटेगा। 8 एकम 8 हो जाएगा, 10 उतर जाएगा, नहीं कटेगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। बी नंबर। सी नंबर देख लेते हैं। सी नंबर दिया है 5 3 7 804 दिया गया। इसमें 8 से भाग लगा कर देखेंगे 3 अंकों में, तो 804 है। 8 से भाग लगाएंगे 8 एकम 8 हो जाएगा, ये 4 बचेगा, नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। लास्ट में देख लेते हैं। लास्ट में हम देखते हैं 736 से लास्ट में आएगा, जो भी संख्या दिया गया है डी नंबर में लास्ट में 736 है। इसमें 8 से भाग लगाएंगे तो 8 से करेंगे तो 8 एकम 8 9 72 हो जाएगा। 1 16 8 दूना 16, यानी इसमें 8 से भाग लग रहा है। और क्या चेक करना है, 3 से भाग लगेगा कि नहीं, इसमें भी ये चेक करना है। तो टोटल संख्या क्या है, 31 25 736। 8 से तो भाग लग रहा है, 3 से देख लेते हैं। तो 3 से भाग लगाने का नियम होता है, सभी अंकों को जोड़ देते हैं, 3 से भाग देते हैं। तो 3 1 4 होगा, 4 2 6 5 11 7 18 3 21 6 27, यानी 27 हो रहा है। 27 से भाग लग जाता है, यानी 27 में 3 से भाग लग जा रहा है, और साथ ही साथ इसमें अंत में 3 संख्याओं में हमारा 8 से भाग लग रहा है। तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओवरऑल आंसर इसका डी हो जाएगा क्वेश्चन के मुताबिक और ऑप्शन के मुताबिक। इसका डी आंसर हो जाएगा। किससे, 24 से विभक्त कौन सी संख्या होगी ये पूछ रहा है, तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। लेकिन आपका आंसर जो दिया गया है ए नंबर दिया गया है, कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, चाहे ऑप्शन में मिसप्रिंट है या फिर आंसर जो दिया गया वहाँ पे मिसप्रिंट है। कहीं ना कहीं इसमें त्रुटि है जो कि आपका मिसमैच हो रहा है, आंसर या फिर सोल्यूशन या जो कुछ भी हो। ठीक है, अगर यहाँ पे कहता कि पूर्णतः विभक्त न हो तो
भी मामला गड़बड़ हो जाता है, तो भी 2 संख्याएं हो जाती जो पूर्णतः विभक्त नहीं होती, ठीक है। और बाकी जिस तरह से क्वेश्चन दिया है और जिस तरह से ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग जो दिया गया है आपका आंसर होगा डी होगा, ए नहीं होगा, ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। चलिए बाकी आप क्या सोचते हैं इसके प्रति, आप ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। यानी ऑप्शन आपका इसका डी ही होगा, गलत दिया गया है। चलिए 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या को 7 से गुना करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो कहने का मतलब किसी संख्या में मान लेते हैं वो संख्या 1 है, इसमें 7 से गुना करने पर वो संख्या 3 प्राप्त हो रहा है, ठीक है, केवल 3 प्राप्त हो रहा है, अनंत तक प्राप्त हो जाएगा, कहाँ तक प्राप्त होगा पता नहीं। इसलिए x बराबर हम क्या, तो पूछ रहा है वो संख्या क्या होता है, सिंपल क्या करेंगे 3 में डॉट भाग लेंगे 7 से कर देंगे, ठीक है। तो हम 7 से करेंगे तो ओवरऑल हमारा भाग लगेगा 1 2 3 4 5 6 और 6 कर देते हैं, इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, कोई भी संख्या 6 के गुणज के रूप में रिपीट होती है तो वो संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है, इसलिए हम यहाँ 6 बार ही रखे हैं, ठीक है। आप अनंत तक रख सकते हैं जब तक कि वो पूर्णतः कट ना जाए, समझ रहे हैं ना, तब तक, इसलिए यहाँ पे हमने डॉट डॉट लगा दिया, वो जब तक कटेगी नहीं तब तक वो छोटी से छोटी संख्या प्राप्त नहीं होगी। तो हमें पता है कि 6 तक ही लिखेंगे तो हमारा कट जाएगा। तो चलिए भाग लगा कर देखते हैं। 7 से करेंगे तो 7 चौके 28, 7 पचे 7 चौके 28 कर लेते हैं, तो 28 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, 13 में से 8 गया, 8 5 13 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 53, 7 7 49 बार में जाए, यानी 7 बार में जाएगा, 13 में से 9 गया, 9 4 13, ये खत्म। यहाँ कौन सा उतारे थे, ये वाला उतार दी है, अब ये उतारेंगे, 3 हो जाएगा, 7 पचे 35, 7 छक 42 हो जाएगा, ये हो जाएगा, 1 उतरेगा और फिर यहाँ पे ये 13 उतारेंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7 एकम 7 हो गया तो 7 चौक 13 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा तो 7 9 63 हो जाएगा, ये पूर्णतः कट जाएगा। तो ओवरऑल हमारा क्या आएगा 47 619, यह छोटी सी छोटी संख्या है जो इससे पूर्णतः मतलब ये जिसके अंत में 3 लगातार आया। तो हमें पता था कि 7 से विभाज्यता के नियम ही होता है, जिस संख्या का एक ही संख्या अगर 6 के गुणज के रूप में रिपीट हो रही है तो हमारा वो संख्या 7 से विभक्त हो जाते हैं। तो ओवरऑल आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा 47 619, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 121 का, ठीक है। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक 122 नंबर क्वेश्चन देखिए। 122 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसके चेंज करने दीजिए थोड़ा, बहुत देर से चल रहा है यही। 122 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक है जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हो। 1 से लेकर 200 तक याद कर देना है कि कितनी ऐसी संख्या जो 2 और 3 से दोनों से विभक्त हो। तो भैया जाहिर सी बात है, जो संख्या 2 और 3 से विभक्त होती है वो 6 से भी विभक्त होती है, ठीक है। तो दोनों संख्याओं से चेक करना ये असंभव हो जाता है, इसलिए हम क्या कर लेते हैं कि ये क्या हो जाएगा, चेक कर सकते हैं, बहुत लंबा जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट कर देते हैं दोनों से। क्या करते हैं, दोनों संख्याओं से अगर कोई संख्या विभक्त हो तो जाहिर सी बात 6 से विभक्त होगी। तो सिंपल हम क्या कर देंगे, इस 200 में कितनी ऐसी संख्या है जो 6 से विभक्त हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल हम क्या कर लेते हैं, 6 से भाग कर देते हैं 200 में, क्योंकि हमारा किस प्रकार से आएगा, 6 आएगा, 6 दूना 12 आएगा, 6 3 18, जो ये 2 से भी विभक्त होगी, 3 से विभक्त हो, इसी प्रकार से 6 3 18, 6 चौके 24, इसके गुणज के रूप में कहाँ तक आएगा, 200 तक आएगा। 200 हो जाएगा तो ले लेंगे, नहीं होगा तो इससे थोड़ा सा कम तो आएगा ना। तो कितना कम आएगा, तो ये भागफल जितना पूर्णतः आएगा ना उतना ही कम है। तो डायरेक्ट हम कर लेंगे 6 से, तो 6 3 18 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 20 उतारेंगे, 6 3 18 हो जाएगा, 2 शेषफल आएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि 200 तक जाएंगे तो ये 2 घटाएंगे तो यानी 100 हमारा कितना, 198 तक। 200 में से ये 2 को घटा देंगे, 198 तक हमारा संख्या हो जाएगी। कौन से, 6 से लेकर 12 18 24 इस तरह से 198 तक होगी, जो कि ये 2 और 3 दोनों से विभक्त हो जाएगी। इस प्रकार से टोटल संख्या जो प्राप्त होगी ना वो 33 प्राप्त होगी, ठीक है। इसको एपी के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो एपी थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन ये आपका सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो 6 से भाग कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 33 संख्या, ठीक है। अब देख लीजिए लास्ट वाला जो हमने आपको बताया, 2 से घटाकर 198 जो होगी, ये 2 से कट रहे हैं और 3 से कट रहेगी नहीं, तो 9 1 10 हो जाएगा, 10 8 18, 3 से कट जाए, 2 से तो कट ही जाएगा, तो आपका ये संतुष्ट हो जाएगा। ओवरऑल 33 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे।
123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 122 का। 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक 123 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। सिंपल सी बात है भैया, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है। ठीक है, कोई संख्या मान लेते हैं 1 है, ठीक है, उस संख्या को हम क्या कर रहे हैं, 13 से विभक्त कर रहे हैं, यानी 13 से भाजक। ये ध्यान रखिएगा, भाज्य बराबर, ये पैटर्न हमेशा याद रखिएगा, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल और जोड़ क्या हो जाएगा हमारा शेषफल। इसी पैटर्न पर हम फॉलो करते चलेंगे, हमारा निकल जाएगा आंसर। एक से बराबर मान लो कोई संख्या 1 है, ठीक है, 13 से विभक्त कर रहे हैं या विभक्त कर रहे हैं, यानी क्या भाजक वो है, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको भाजक ही करते हैं, तो भाजक के स्थान पर हम 13 रख देंगे, तो हमारा शेषफल बच रहा है 1। ठीक है, हमें भागफल पता नहीं है कितना बच रहा है, तो हम मान लेते हैं भागफल 1 y बच रहा है, चूँकि x मान लें तो y बच रहा है। ठीक है, इस प्रकार से करें, यदि भागफल को 5 से भाग दें, अब की बार भागफल को 5 से भाग दें, अब की बार ये जो है ना y का वैल्यू क्या कर रहा है कि 5 से भाग दिया जा रहा है, यानी अब की बार भाजक y के लिए भाजक क्या हो जाएगा 5, y के लिए अब की बार भाजक 5 हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसका शेषफल 3 बच रहा है, तो इसका क्या बच रहा है, शेषफल 3 बच रहा है। तो इसमें कौन सी संख्या भागफल जो पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम भागफल मान लेते हैं z बच रहा है, भागफल तो दिया नहीं है। तो यदि इस संख्या को 65 से भाग दिया जाए, इसी संख्या को अगर 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, सिंपल हमें एक चीज़ दिख रहा है यहाँ पे, अगर इस y का वैल्यू जो हमारा आ रहा है, इस y को वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से y बराबर और निकाल सकते हैं 5z प्लस 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस y का वैल्यू अगर हम इसमें रख देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि कितने से, अगर 65 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा। चलिए इसको हम कैसे करेंगे, इसमें मान रखते हैं, तो ये उस संख्या में हम कितना करते हैं 13, और y के स्थान पर हम वैल्यू रख देंगे 5z प्लस 3, और प्लस 3 तो इधर है ही, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से हम कर लें x इज इक्वल टू, तो ये 13 × 5 = 65 हो जाएगा z, और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 13 × 3 = 39 हो जाएगा, और 39 सॉरी यहाँ पे इस मान में न रख रहे हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, इसमें 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 ना आएगा, यहाँ पे तो 1 आएगा, तो इसमें हम 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, ओवरऑल हमारा क्या आ जाएगा, दिख रहा है ना, ओवरऑल x इज इक्वल टू हो जाएगा 65z, ठीक है। अब प्लस 39 है ना, 39 को हम कैसे लिख सकते हैं, 40 भी तो लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो 40 लिख देंगे। अब कह रहा है हमारा कि उस संख्या में 65 से भाग देंगे तो क्या होता है, ये देखिए पैटर्न वही बना, भाज्य बराबर हमारा x वो संख्या है मान लिए हैं, भाजक के स्थान पर क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 65 गुना z भी लिख सकते हैं, ये तो भागफल हमारा आ रहा है, आप प्लस 40 लिख सकते हैं। तो ये हो गया भाजक, ये हो गया भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल। तो शेषफल इस प्रकार से क्या आ गया, 40 आ गया कि नहीं। तो ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल अगर उसमें 65 से भाग दें, यानी भाजक को अगर 65 करें तो वो शेषफल हमारा 40 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल आंसर आपका क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस इस पैटर्न पर रखना चाहिए और इस पैटर्न को फॉलो करते रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 124 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। 123 का आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। है 124 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका। एक 124 नंबर देखिए। 124 नंबर कह रहा है किसी संख्या में 7 जोड़कर जोगफल को 5 से गुना करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचते हैं। शेषफल कितना होगा? तो अंततः जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा, ये इसके कहने का मतलब है। तो जिस तरह क्वेश्चन कर रहा है उस तरह चलते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या में 7 जोड़कर, मान लेते हैं वो संख्या x है, इसमें कह रहा है 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुना करते हैं। ये योगफल जितना आया है इसको हम 5 से गुना कर देते हैं। ठीक है, कर दिए हैं।
गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। अब टोटल गुणनफल जो है इसको 9 से भाग दे देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल टोटल भागफल प्राप्त है में से 3 घटाने पर, इसमें से 3 घटाने पर शेष 12 बचते हैं। यानी ये टोटल रिजल्टेंट आता है कितना 12। ठीक है, तो कह रहा है कि शेष कितना प्राप्त होगा, तो ओवरऑल टोटल इसका रिजल्ट कितना प्राप्त हुआ है ये कहने का मतलब है इसका। तो हम सिंपल क्या कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, इसको x + 7 रहने देते हैं फिलहाल के लिए, थोड़ा सा समझदारी के लिए। बराबर कर देंगे 12, इधर जाएगा तो ये जुट जाएगा कि नहीं, 12 3 15 हो जाएगा। ओवरऑल इसको हम करेंगे तो ये 5x होगा ना, ये 5x हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। इज इक्वल टू इधर को गुना करेंगे तो 15 9 135 हो जाता है, इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू, इधर घटा लेंगे तो 130 हो जाएगा, सॉरी 100 होगा, केवल 100 होगा। 135 में से 35 इधर जाकर घट जाएगा तो 100 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 100/5, यानी 20 × 5 100, यानी 20 आपका ओवरऑल रिजल्टेंट होगा, वो संख्या हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत, आशा करता हूँ समझ गया हूँ। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 124 का। 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 125 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक 125 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या थी। तो सबसे पहले जिस तरह कह रहा है लिखते हैं, हमारा क्या तरीका रहेगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल रहेगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। ठीक है, अब प्लस शेषफल वाला टर्म रहेगा। और इसको हम कैसे कर सकते हैं, भाज्य पहला कह रहा है कि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, मान लीजिए वो संख्या x है। ठीक है, भाज्य x है, इसमें भाजक कह रहा है कि 4 से भाग दिया जाता है, तो जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको भाजक करता है, भाजक के स्थान पर ये हो जाएगा। तो शेषफल कह रहा है 2 प्राप्त हो रहा है, तो शेषफल 2 प्राप्त हो रहा है, इसके स्थान पर 2 प्राप्त हो रहा है। प्लस में भागफल पता नहीं कितना प्राप्त हो रहा है, तो भागफल को हम मान लेते हैं क्या x प्राप्त हो रहा है, भागफल मान लेते हैं x प्राप्त हो रहा है, ये रहने देते हैं। दूसरा कंडीशन करता है, इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर। अब यहाँ पे मान लीजिए x हमने मान लिया कि x भागफल प्राप्त हो रहा है। अब कह रहा है कि इस यहाँ पे x मान लिया था, इसको y मान लीजिए, नहीं तो एक टर्म हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये तो संख्या है, ये तो इसका भागफल है ना, तो ये x माने हैं तो यहाँ पे y भागफल मान लीजिए। अब कह रहा है कि इस भागफल को, यानी अब y को भाग दिया जाता है कितना से, 5 से, यानी अब की बार भाजक 5 है, तो हमारा शेषफल कितना बच रहा है, तो कह रहा है शेषफल 3 प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ 3 रख दे रहे हैं। तो इस प्रकार से y में अगर 5 से भाग दे रहे हैं तो मान लीजिए कि शेषफल कुछ, भागफल मान लीजिए कुछ हमारा प्राप्त होगा, z प्राप्त होगा मान लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से फिर कह रहा है कि इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर, तो आपकी z भागफल प्राप्त हुआ, तो इस z को हम कितना से भाग दें, 6 से भाग दे रहे हैं, तो कह रहा है कि शेषफल 5 प्राप्त हो रहा है, तो शेषफल 5 प्राप्त हो रहा है। तो मान लीजिए z में 6 से भाग दे रहे हैं तो कुछ हमारा भागफल तो प्राप्त होगा, तो मान लेते हैं भागफल हमारा t प्राप्त हुआ है, भागफल मान लेते हैं t प्राप्त हुआ है। तब कह रहा है कि यदि अंतिम भागफल 7 हो, यानी अंतिम ये वाला भागफल अगर 7 हो, यानी इस t के स्थान पर क्या हो, इस t के स्थान पर अगर 7 हो तो संख्या वो क्या थी, पहली जो संख्या हमने माना था वो संख्या क्या थी। तो भैया अब तो हमारा काम बन जाएगा, यहाँ से हम 7 रखेंगे तो ये ओवरऑल t के स्थान पर क्या हो जाएगा, अंतिम, यहाँ t के स्थान नहीं मानते हैं, डायरेक्ट यहाँ कह रहा है कि अंतिम भागफल 7 है तो 7 कर लेते हैं। तो यहाँ से टोटल z का मान क्या निकल जाएगा, टोटल z का मान क्या 6 7 42 5 47, टोटल z का मान 47 हो जाएगा। अब z कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो इस z के स्थान पर हम 47 का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम 47 लिख देंगे, तो ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा, गुना कर देंगे तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 3 × 23 हो जाएगा। तो ये 235 में 3 जोड़ देंगे तो 238 हो जाएगा, यानी टोटल ये 238 हो रहा है हमारा। ठीक है, ये टोटल 238, तो किसके स्थान पर, y के स्थान पर 238 हो गया। तो भैया y का स्थान यहाँ रख देंगे, तो जाहिर सी बात है y इसको मिटा दीजिए और 238 यहाँ पे हम रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 238 में गुना कर लेते हैं 4 से, 8 चौके 32, 4 3 12, 3 15, 4 दूना 8, 1 9, 952 हो रहा है। 952 में 2 जोड़ देंगे तो 954 हो जाएगा, यानी ओवरऑल वो संख्या एक का वैल्यू कितना है गया 954 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।
आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं 126 नंबर को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 125 है ना, 125 954 बी नंबर ऑप्शन में सही दिख रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 125 हो गया। 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 126 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक 126 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। 4 प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि उन्हें 3-3 करके जोड़ने पर योग क्रमशः 180, 197, 208, 222 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का माध्य कितना होगा? तो सिंपल हम पहले मान लेते हैं वो संख्या क्रमशः x है, y है, z है और फिर मान लेते हैं a है। ठीक है, इस तरह से मान लेते हैं। तो कह रहा है कि प्रत्येक 3 को जोड़ने पड़ता है। इस प्रत्येक 3 को जोड़ेंगे तो पहला आएगा 180, यानी कहने का मतलब हम इस प्रकार से कर सकते हैं x + y + z = 180 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि फिर अगला एक 3 को जोड़ेंगे तो ये अगला 3 ये हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा y + z + a = दूसरी स्थिति में 197 योगफल कह रहा है। तीसरा हमारा कह रहा है अब की बार शुरुआत यहाँ से किए थे तो अब की बार यहाँ से शुरू करेंगे 1, 2 और फिर यहाँ पे आ जाएंगे, यानी अब की बार z हो जाएगा प्लस a लिखेंगे और फिर 3 का जोड़ना है ना, उसके बाद x लिखेंगे = तीसरा जो दिया गया है 208 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा दिया है अब क्या करेंगे, यहाँ से शुरू किए थे z से, अब यहाँ से शुरू करेंगे a x y, तो अब करेंगे a + x + y = लास्ट में 222 कह रहा है, जोड़कर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस सब को जोड़ देंगे। अब तब कह रहा है कि इसका इन संख्याओं का माध्य कितना होगा, तो माध्य बराबर टोटल संख्याओं का योग बटा टोटल संख्या से भाग कर देंगे तो हमारा माध्य निकल जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसका योग निकाल लेते हैं। तो इसका योग निकालेंगे तो देखिए इसमें x कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार और 3 बार, टोटल x 3 बार आया है। इसी प्रकार से y भी 3 बार आया होगा, देख लीजिएगा 1, 2 और 3। ठीक है, इसी प्रकार से a 3 बार आया होगा, 1, 2, 3। तो ओवरऑल हम क्या कर सकते हैं, 3 ऑफ a प्लस, ऐसे कर लेते हैं 3 × x + y + a कर सकते हैं, यानी सब 3 बार आया है। बराबर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से सबको जोड़ देंगे तो 8, 7, 15 और 2 17 हो जाएगा, 17 का 7 हासिल 1 हो जाएगा, 8, 9, 17 और 17, 2, 19 और 1, 20 का 0 हासिल 2 हो जाएगा, 2, 1, 3 और 1, 4 और 2, 6 और 2, 8, 807 हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर देंगे, x + y + a, x + y + a हमारा कितना हो जाएगा, अरे भैया गलती कर दी है, यहाँ z भी तो है, तो z भी 3 है ना, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ z भी 3 है, यानी ऐसे कर लेते हैं। जब 4 संख्या है तो 3 ही संख्या क्यों जोड़कर छोड़ दिया, गलती हो गया ना। यहाँ पे z भी 3 बार आया होगा, देखिए 1, 2, 3 बार z, यानी टोटल 3 बार x + y + z + a आया है, टोटल 3 बार आया है। तो ये टोटल 807 आया था ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, टोटल इसमें x + y + z + a कर देंगे = 807 हो जाएगा। अब इसमें हमारा 3 से भाग लगा देंगे, चूँकि ये वाला 3 इधर भाग लगाएगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, x + y + z + a बराबर हो जाएगा, भाग लगाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 दूना का 6, 3 छके 18, 3 नवे 27, 269 हो रहा है। अब ये टोटल का योग इतना होगा और टोटल संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4 है, तो टोटल का योग इतना, टोटल संख्या इतना, तो जाहिर सी बात है भैया माध्य बराबर होता है टोटल संख्याओं का योग बटा टोटल संख्या। तो टोटल संख्याओं का योग 269 है, टोटल संख्या मात्र 1, 2, 3, 4 ही है, तो 4 से भाग लगा दीजिए। तो 4 से भाग लगाएंगे तो 4 से करेंगे तो 4 छक्के 24 हो जाएगा और 2 29 होगा, 4 7 28 1 29, 1/4 यानी 67.1/4 आपका आंसर हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। ठीक है, जिस ऑप्शन में होगा सही हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन सही दिख रहा है 126 का, यानी सही हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। कोई दिक्कत, आशा करता हूँ समझ में। 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 127 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक 127 नंबर क्वेश्चन दिया गया, 3 अंकों वाली एक संख्या इतना को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या इतना में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या इतना प्राप्त होती है जो 11 से विभाज्य है, तब 3a + 4b बराबर व्हाट क्या होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि 4a3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984
में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या प्राप्त हो रही है। कितनी? 13b7 13b7 जो कि 11 से विभक्त हो, यानी ये जो है 11 से विभक्त है। तो भैया जब 11 से विभक्त है तो जाहिर सी बात हमारा क्या हो जाएगी, 4 अंकों की ये संख्या है तो 11 से विभक्त होगी। तो यहाँ से हमारा क्या टर्म बनेगा, यहाँ से ये हमारा बन जाएगा, ये देखिए, एक को छोड़कर एक को जोड़ेंगे और इन दोनों का अंतर करेंगे, 0 होगा, चाहे 11 के गुणज के रूप में होगा। फिर इसको छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो आगे तो है नहीं, तो हम सिंपल क्या कर देंगे, यहाँ से आ गया 1 + b में से घटाएंगे किसको, एक को छोड़कर एक को जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे, तो 3 और 7 कितना हो जाएगा, 3 और 7 10 हो जाएगा। ये या तो 0 हो जाएगा, अगर 11 से विभाजित है तो ये 0 के बराबर होगा, कम से कम ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर 11 से विभाजता का नियम बोल रहा है तो हम ये 11 से विभाजता का नियम लगा दिए, इसके = 0 करेंगे ताकि 11 से विभाज्य हो जाए। अब ये 1 + b हो जाएगा और यहाँ से करेंगे तो ये 7 3 10 -10 बराबर 0 हो जाएगा। ओवरऑल करेंगे तो ये b बराबर क्या हो जाएगा, 10 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो घट जाएगा 1, यानी ओवरऑल b का वैल्यू 9 आ गया। b का वैल्यू क्या आ गया, 9 आ गया। तो अब हम स्वतंत्र हैं कि 4a3 + 984 में हम b के स्थान पर क्या रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 3 9 7, यहाँ पर अब हम पुट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इसको हम इकाई दहाई सैकड़ा करके लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 400, आप प्लस लिख सकते हैं 10a, आप प्लस लिख सकते हैं 3, कोई दिक्कत नहीं है। इकाई 1 का होता है इसलिए इसमें 1 से गुना हुआ है, दहाई 10 का होता है इसलिए इसमें 10 से गुना हुआ है, सैकड़ा 100 का होता है इसलिए इसमें 4 में 100 से गुना किया तो 400 हो गया। ठीक है, ये समझ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, 1397, अब ये हो जाएगा 984 है ना, इसको हम सिंपल लाकर इधर घटा देते हैं, 984 है कि 87 है जी, थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन। 900 कितना दिया है, 984 दिया है, 984 घटा लेते हैं। ओवरऑल ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 403 हो जाएगा। तो ये 403 आप प्लस कर देंगे 10a = इसको घटाएंगे तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 9 में से 8 जाएगा तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, 13 में से 9 गया, 9 4 13, 413 हो रहा है। इसको फिर क्या करेंगे, 10a बराबर ओवरऑल क्या हो जाएगा, 413, 10a बराबर 413 में से घटा देंगे 403। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10a बराबर घटाएंगे तो 3 3 0 1 हो जाएगा और ये खत्म, यानी 10 हो रहा है, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, 10/10 यानी 1 हो रहा है। a का वैल्यू कितना आ गया, 1 हो गया, और b का वैल्यू कितना आया था, 9 आया था। तो यहाँ से हमारा a बराबर 1 हो गया, b बराबर हमने 9 मंगाया था। ठीक है, तो कह रहा है हमारा एक इक्वेशन दिया है, एक मान दिया है 3a प्लस निकाल देना है 4b, तो इसका वैल्यू केवल रख देना है। तो 3 × 1 रख देंगे a के स्थान पर और 4 × b रख देंगे, 9 b के स्थान पर 9 रख देंगे। तो ठीक है, तो 3 हो जाएगा, 9 चौके 36 होगा, ओवरऑल हमारा 36 3 39 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 127 का। चलिए, आशा करता हूँ समझ गए होंगे, दिख रहा है ना। चलिए बात करते हैं अब हम आपसे 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर बोल रहे हैं, 127 हो गया, 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 128 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक 128 नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है। दो ऐसी संख्या हैं कि पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है। इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर योग 120 प्राप्त होता है। तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है? तो सिंपल जिस तरह बोल रहा है उस तरह हम चलेंगे। पहली संख्या के इसमें बोल रहा है कि 3 बार जोड़ दीजिए, तो मान लेते हैं पहली 2 अंकों की संख्या है, मतलब क्या बोल रहा है, 2 ऐसी संख्या, मतलब 2 संख्या है। तो मान लेते हैं पहली संख्या जो है हमारा कितनी है, x है, और दूसरी संख्या हमारी y है, दूसरी संख्या y है। तो कह रहा है पहली संख्या को 3 बार जोड़िए। पहली संख्या को कितना बार जोड़ देना है, 3 बार, तो x + x + x, और फिर दूसरी संख्या को उसी में पहली संख्या को 2 बार जोड़ना है। पहले कंडीशन में पहली संख्या को 2 बार जोड़ना है और दूसरी संख्या को 3 बार, तो 3 बार y को जोड़ देंगे। तब कह रहा है इन सब का योग जो आएगा वो 100 आएगा। तो ओवरऑल यहाँ से क्या मिल रहा है,
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। यहाँ से इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि अब क्या कीजिए कि पहली संख्या को 3 बार जोड़िए। अब की बार पहली संख्या को 3 बार जोड़िए, तो पहली संख्या x प्लस x प्लस x 3 बार जोड़ दिए और दूसरी संख्या को मात्र 2 बार ही जोड़िए। इस प्रकार से जो संख्या प्राप्त होगी वो 120 प्राप्त होगी। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 3x इज प्लस 2y इज इक्वल टू 120 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम इक्वेशन इसको 2 मान लेते हैं। अब यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, तुलना कर लेंगे कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो सिंपल हम क्या कर देंगे, यहाँ से हम गुना कर लेते हैं 3 से। यहाँ अगर हम 3 से गुना कर लेते हैं, यहाँ पे 2 से गुना कर लें, तो इस प्रकार समीकरण क्या बनेगा, 3 दूना का 6x, आप प्लस में हो जाएगा 3 3 का 9y इज इक्वल टू 3 से करेंगे तो ये 300 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 से करेंगे तो 3 दूना का 6x हो जाएगा। और यहाँ पे गुना करेंगे 2 से तो 2 दूना का 4y हो जाएगा इज इक्वल टू 2 से करेंगे तो 240 हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपल घटा लेंगे तो ये कट जाएगा और ये घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाता है और चिन्ह चेंज हो जाएगा तो ये 9 में से 4 गया तो 5y हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये 10 होगा, 6 हो जाएगा, ये खत्म 60 होगा। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 60/5 कर देंगे तो 12 × 5 = 60, y बराबर 12 हो गया। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे कैसे, किसी भी समीकरण में मान रख देते हैं। ये समीकरण है जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 100 है ना, इसमें हम मान रख देते हैं किसका, y का। तो y हमारे पास कितना है, 2x बराबर हम कर सकते हैं 2x प्लस 3y के, यानी 12 × 36 हो जाएगा। y का रखेंगे मान 12 तो 12 × 36 ये 100 हो जाएगा। ओवरऑल घटाएंगे 2x बराबर कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो ये 64 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए 64 होगा, गलती कर दिएगा, 36 घटेगा तो आपका ठीक है 6 4 10 64 होगा। इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 64/2 कर देंगे तो ये 2 से कर दीजिएगा तो ये 32 हो जाएगा। 32 दूना 64, यानी बड़ी संख्या क्या होगी, 32 हो जाएगी आपकी, ठीक है। बड़ी संख्या जो होगी आपकी 32 हो जाएगी। 128 नंबर क्वेश्चन है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 128 का ए नंबर ऑप्शन में सही है 32, ठीक है। चलिए, बड़ी संख्या पूछ रहा है इसलिए 32 करेंगे, छोटी संख्या पूछेगा तो ओ आई 12 हो जाएगी, ठीक है। 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 129 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक 129 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है आपका, जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्ति में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्ति बनती है। यदि इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाए तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनेगी, ये बात करना है। तो मान लीजिए कि एक पंक्ति में हमारा कितना है, ऐसे ऐसे हमारा मान लीजिए कि ये कोई पंक्ति है, ठीक है। इस पंक्ति में टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने बच्चे बैठे हुए खड़े हुए हैं, 54 गो, ठीक है। एक पंक्ति में 54 बच्चे हैं और इस प्रकार से कितनी पंक्ति बनी हुई है, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, चार पंक्ति, इस प्रकार से 4 पंक्ति, इस प्रकार से 30 तक पंक्ति बनी हुई है, ठीक है। तो टोटल हमारे बच्चे कितने हो जाएंगे, एक पंक्ति में अगर 54 बच्चे खड़े हुए हैं तो टोटल 30 पंक्ति बनी है तो टोटल बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो टोटल बच्चों की संख्या आपका 54 × 30 हो जाएगा कि नहीं। एक पंक्ति में अगर बोल रहा है कि अगर इसे 45 छात्रों वाली पंक्ति में खड़ी की जाए, अब की बार पंक्ति इतना ही रहेगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पंक्ति की संख्या 45, यानी एक पंक्ति में मात्र यहाँ से 45 खड़े होंगे बच्चे, तो जाहिर सी बात है इधर वाले बच्चे सब इसमें समेटाएंगे, फिर इधर समेटाएंगे, इधर समेटाएंगे, तो आगे इसकी पंक्ति बढ़ जाएगी कि नहीं। तो इस प्रकार से कह रहा है कि अगर 45 वाले पंक्ति में खड़े होंगे तो सिंपल हमें 45 से भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल ऐसी कितनी पंक्तियाँ बनेंगी। तो जाहिर सी बात है भैया, ऊपर से जितने भी बच्चे इधर हट कर आएंगे इस पंक्ति में, इस पंक्ति में, इस पंक्ति में, इसके आगे की पंक्ति में, तो इसकी पंक्तियों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। पंक्तियों की संख्या बढ़ जाएगी तो यानी हमारा टोटल क्या होगा, टोटल संख्या हम लड़कों की कर लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, 45 वाले लाइन से भाग कर देंगे। तो ये क्या कर देंगे, इसे 9 से करेंगे, 9 × 5 = 45 और 9 × 6 = 54, अब 5 से करेंगे तो 5 × 6 = 30, यानी ओवरऑल 36 पंक्तियों की संख्या हो जाएगी। अगर एक पंक्ति में 54 रख रहे थे तो कितनी पंक्तियां बन रही थी, 30। अब की बार 45 ही वो कम करके रखेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। इधर 6 गो पंक्ति और बढ़ जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो टोटल हमें ये बताना है कि पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो 36 होगी। मतलब कंसेप्ट आपको बता दिया कि इस तरह से होगा। चलिए, 129 हो गया। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और शायद ये सेकंड लास्ट है। चलिए, 130 यानी इस ऑप्शन में 36 सी नंबर ऑप्शन सही होगा 129 का।
अच्छा, 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 130 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। इतना में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान में कितना अंतर है। तो दिया गया है 59 है, 75 है और 23 है। इसमें 7 का स्थानीय मान और जातीय मान, तो 7 का स्थानीय मान लिखें तो उस संख्या को हम लिख देते हैं, यानी 7 है तो 7 लिख दें, उसके बाद जितनी भी संख्या उतना 0 बैठा देते हैं। और जातीय मान पूछे तो किसी भी संख्या का जातीय मान वही संख्या हो जाती है। जातीय मान पूछे तो उस संख्या का जातीय मान वही संख्या हो जाती है। अब इसका अंतर पूछ रहा है, घटा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 6 होगा, 69 93 आपका आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 130 का। ठीक है, सॉरी ये क्या कर दिए, 136 कर दिए जी, 129 ना था भैया जी, गड़बड़ हो रहा है मामला। 100 अरे भाई साहब 130 था ना, कहाँ दिमाग चला गया मेरा। 130 हो जाएगा, 130 नंबर का आंसर सी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, 131 देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। लास्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है इतना में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। दिया गया है आपका 64, 71 और 35। इसमें पूछ रहा है पहली बार 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान भैया हो जाएगा आपका 7 और उसके बाद जितनी भी संख्या है उतना 0, 3 संख्या 3 0। और उसके बाद कह रहा है कि 3 के स्थानीय मान, तो 3 के स्थानीय मान 3 को लिख देते हैं और उसके बाद जितनी संख्या है उतना 0, एक संख्या 1 0 बैठा दें। अब कह रहा है इसका अंतर क्या होगा, अंतर होगा तो यहीं घटा देंगे, 0 हो जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7 हो जाएगा, यहाँ पे 9 बच जाएगा, यहाँ पे 6 बच गया, 69 70 आपका आंसर हो जाएगा। 69 70 डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। टोटल हमने एक का टोटल सोल्यूशन कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे एक के बी नंबर सोल्यूशन करते हुए। तब तक के लिए मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कुछ नहीं, अच्छा लगा तो कुछ नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप तो समझदार हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।